देखो, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे AS10 जो कि चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 2 है, पेज नंबर 5.21 में AS10। AS10 का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी किसको किसको, मतलब जैसे हम लोग बैलेंस शीट पहले पुराना फॉर्मेट में बनाते थे, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, राइट साइड में एसेट्स, तो हम लोग लिखते थे कि ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये आपका बिल्डिंग है, ये लैंड है, ये कोई दूसरा एसेट्स है। तो सभी एसेट्स को एक साथ मिला करके हम लोग PPE बोल सकते हैं। तो अब बोल रहा है कि हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंसीडर किसको करेंगे किसको नहीं, तो उसका एक बार हैंड रिटन जो नोट्स है वो हम पढ़ के सुना रहे हैं और समझा रहे हैं, अच्छे से सुनना। बोल रहा है दिस एएस इज अप्लीकेबल ऑन ऑल फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एसेट्स लिविंग एनिमल कॉ गोट सीप एक्सेट्रा। बोल रहा है कि ये जो एएस है वो सभी फिक्स एसेट्स पर अप्लीकेबल है, यानी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनको आप पीपीई बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट्स है जैसे गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब जो है ना सिप, ये सब जो है वो बायोलॉजिकल एसेट्स है, उसके ऊपर AS10 नहीं लगता है, उसके ऊपर में इंड AS41 है जो कि तुम सीए फाइनल में पढ़ोगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर में है, वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। इंटर्म नहीं है उसके बारे में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बट बट एएस अप्लाइज ऑन बियरर प्लांट, लेकिन अच्छे से सुनना, लेकिन ये वाला जो एएस है ना ये बियरर प्लांट पर अप्लाई होता है, ये बायोलॉजिकल एसेट्स पर अप्लाई नहीं होता है, जानवर गाय भैंस भैर इस सब पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बियरर प्लांट पर अप्लाई होता है। जैसे तुम बोलोगे कि लैंड बिल्डिंग ये सब पर होता है सर, हम बोलेंगे हाँ होता है। उसके अलावा बियरर प्लांट पर भी होता है। बियरर प्लांट का मतलब होता है जो प्लांट तुमको फल देगा 1 साल से ज्यादा के लिए, उस सब पर भी उस सब पेड़ को भी तुमको पीपीई ही बोलना पड़ेगा। जैसे तुम किसी इंडस्ट्री में जाओगे ना, जैसे मान लो तुम्हारे तुम्हारे मतलब तुम्हारी मम्मी का जो घर है देवघर साइड में है, राइट, तो उस साइड में बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, मतलब टाटा का जमशेदपुर साइड में, या टाटा का उधर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है। तो उन लोगों का रूल ही है कि आप जहां बहुत बड़ा कंपनी खोलेंगे वहां इतना ज्यादा पेड़ लगा दीजिए कि आपके द्वारा फैलाया गया प्रदूषण आपके गोडाउन से, मतलब ग्राउंड के बाहर जाने ही नहीं चाहिए। वो पेड़ ही सब कार्बन डाइऑक्साइड टान ले, ऑक्सीजन बना दे, समझ गए। पेड़ से ज्यादा अच्छा तो और कोई ऑक्सीजन नहीं बना सकता है, इसलिए बहुत सारा पेड़ लगाया हुआ है। अब मान लो कि इतना सारा पेड़ लगाया हुआ, क्या वो पेड़ भी उस कंपनी के लिए एसेट्स है? तो हाँ एसेट्स है। अगर वो एसेट्स, वो पेड़ 1 साल से ज्यादा के लिए फल देता है तो उसको भी एक पीपीई में कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि एक एक पेड़ भी जब कंपनी सेल करने लगता है ना सूख जाने के बाद, उसका भी बहुत पैसा आता है, समझ गए। तो वो पेड़ भी जो है, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जनरली ये सब ट्री जो है अगर कोई उगाता है अपने कंपनी के अंदर या इसी का बिजनेस करता है तो वो उसका पीपीई ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देता है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? हाँ सिर्फ वही पेड़, ठीक है, बियरर प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट आर नॉट कवर्ड बाय AS10। अब तुमको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो लैंड है या बिल्डिंग है, अगर तुम उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसके ऊपर बिजनेस स्टैब्लिश करके सामान बेच रहे हो, तब तो सही है। लेकिन अगर तुम किसी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दियो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, रेट बढ़ेगा तब उसको तुम बेच दोगे, तो वो तुम्हारा पीपी नहीं है, समझ गए। वो तुम्हारा एक स्टॉक बोल लो या इन्वेस्टमेंट बोल लो, लेकिन वो पीपीई नहीं है। पीपीई के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए अभी आगे बताएंगे। माइंस, नेचुरल रिसोर्सेस, एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन, अप्लाई, मतलब यहां पर अप्लाई नहीं हो। जैसे माइंस, नेचुरल रिसोर्सेस, मान लो कहीं तुम बिजनेस कर रहे हो और उसके अंदर में पता चला कि बहुत सारा कोयला अंदर में गड़ा हुआ है, तुमको पता ही नहीं चला, खोदने के चक्कर में पता चला, तो वो माइंस वगैरह जो तुम्हारे जमीन के अंदर से निकला उसको भी हम लोग यहां पर AS10 में पीपीई में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़े। उस पर अलग से एएस है जो फाइनल में पढ़ोगे तो सीए फाइनल में। हेंस AS10 अप्लाइज ऑन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, फैक्ट्री यूज एक्सेट्रा। अगर तुम ऑफिस यूज के लिए या फैक्ट्री यूज के लिए कोई लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये फर्नीचर ये खरीदते हो, सिर्फ उसी पर AS10 अप्लीकेबल है। उसके अलावा बियरर प्लांट पर अप्लीकेबल है, जो प्लांट 1 साल से ज्यादा के लिए फल देगा। केला का पेड़ नहीं आएगा, वो एक ही बार फल देगा, उसके बाद केला का ही एक ऐसा पेड़ है जो एक बार फल देने के बाद वो पेड़ बेकार हो गया, अब दूसरा फल नहीं देगा वो, समझ गए। तो हर वो प्लांट जो 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होगा उसको पीपी में कंसीडर करेंगे। और पीपी मींस एसेट्स विच क्वालिफाई फॉलोइंग। अब हम तुमको बताएंगे कि पीपी किसको बोलते हैं, जिसमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पहला, वो टेंजेबल एसेट्स होगा, मतलब जिसको तुम देख सको, आंख से देख सको। दूसरा, विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एक्सेट्रा। यानी जिस पीपीई का यूज तुम सामान के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो या सर्विस को देने में यूज कर रहे हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, मगर यूज कर रहे हो तभी वो पीपीई है। तुम लेकर के आए,
जैसे जैसे हम तुमको समझाते हैं, तुम अगर बोलो कि गुडविल तुम्हारा पीपी है तो वो नहीं है, तुमको पीपी में फिक्स नेचर का एसेट दिखाना पड़ेगा। जो इनटेंजिबल नेचर का है, टेंजिबल आएगा, इनटेंजिबल नेचर का अलग से हेड होता है शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में। ओके। और दूसरा, अगर तुम मान लो कि कोई एक सामान लेकर के, मान लो कि तुम अपने घर में एक चूल्हा लेकर के आए और एक एक पिज्जा बनाने वाला मशीन लेके आए। तो जो चूल्हा है, इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा है, वो तुम्हारी मम्मी खाना बनाने में यूज कर ली, ठीक है। लेकिन तुम्हारी मम्मी पिज्जा बनाने वाला मशीन उनके लिए जरूरत नहीं था, लेकिन तुम लेके आ गए, तो क्या उसका यूज उनके लिए कभी हो पाएगा? यस या नो? नहीं हो पाएगा। तो वो देखो, वो टेंजेबल तो है, रोमन 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रोमन 2 तुम्हारे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कोई हेल्प नहीं करेगा। समझ में आया? तुम कोई ऐसा मशीन लेके आ गए जो एकदम ओल्ड है, मतलब एकदम ओल्ड डेटेड है, बहुत पुराना है, ठीक है, बेकार हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, उसका न्यू वर्जन आ चुका है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए वो टेंजेबल तो है, आंख से देख सकते हो उस मशीन को, लेकिन उसका प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं है, तो वो पीपीई नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तीसरा, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। अब तुम कुछ ऐसा लेकर के मशीन आ गए जो 1 साल के अंदर ही खराब हो जाएगा, तो भी वो पीपी नहीं है। समझ गए? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो पीपी है, और इसको रटना है। मतलब हम जिसको अभी तक बताए तो उसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं था, मगर ये याद करने लायक है, इसको याद करना है कि पीपी किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमको सोल्यूशन में यूज करना पड़ेगा आगे। पीपी को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? देखो, पीपी कह तो दिए, तुम अच्छे से सुनो, मेरे तरफ देखो। पीपी कहने का सब 3 कंडीशन है। मतलब तुम किसी को बोल रहे हो कि वो भैया उसको पीपी बोल सकते हैं कि नहीं, तो 3 कंडीशन, वो दिखते रहना चाहिए। दूसरा, वो तुम्हारे प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए। तीसरा, कि उसका जो है वो 1 साल से ज्यादा का ये होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए, ठीक है। 3 हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तुम उसको पीपी बोल दिए, लेकिन तुम अपने बुक में ही उसको एज अ पीपी दिखाओगे। हो सकता है इसके बुक में दिखाया जाए, तुम अपने यहां एक मुर्गी का बच्चा लाए, ठीक है, और उसको तुम पाल पोस करके बड़ा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, ठीक है। वो तुम्हारे लिए टेंजेबल भी है, 1 साल से ज्यादा भी चलेगा, और मान लो उसका एक और कंडीशन क्या था कि वो तुम्हारे प्रोडक्शन में मान लो हेल्प भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर उसका बेनिफिट, वो मुर्गी जो अंडा देती है वो इसके घर जाकर दे देती है, ठीक है, तुम्हारे लिए उसका बेनिफिट मिला, तो 2 कंडीशन बोला, और अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पीपी कहने के लिए 3 कंडीशन सफिशिएंट है कि वो एक फिक्स एसेट्स है, हम ये बोलेंगे तो तीनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई करो जो ऊपर बताएं, तो तुमको पीपी बोल देंगे। लेकिन तुमको अपने ही बुक में हम अपना पीपी मानेंगे, उसके लिए 2 और कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन कंडीशन, जिसमें है पहला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल प्रोबेबली फ्लो टू द एंटिटी। यानी अगर तुम अपना पीपी उसको बोलोगे तो उसका बेनिफिट भी तुम ही को मिलना चाहिए। यानी एबीसी लिमिटेड अगर उसको अपना पीपी दिखाएगा अपने बैलेंस शीट में, तो एबीसी लिमिटेड को ही उस पीपी का बेनिफिट मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा, उसका कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए। अब हम तुमको एक बताते हैं, मान लो तुम एक मशीन खरीदे, ठीक है, टेंजेबल है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, वो 1 साल से ज्यादा भी करेगा, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, वो तुम्हारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। तो तुम बोलोगे, इसको क्लास में ही रट लो मेरे साथ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में तुमको आंसर में यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम आंसर में यूज करोगे, देखो सबसे बड़ा खुशी, तुम अभी जो एक एक दिन करके आते हो, बाहर में मम्मी के साथ खड़ी रहती हो, तुम भी आती हो, पढ़ के जाते हो, तुम भी अपना ऑन टाइम आते हो, तुमको ये छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन लग रहा है ना, लेकिन जिस दिन तुम्हारा इंटरमीडिएट का एक भी ग्रुप का तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, एडवांस अकाउंट्स तुम पढ़ रहे हो, अगर इस सब्जेक्ट में तुम 60+ भी अगर देख लोगे, हम एकदम वर्स्ट के सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है, उस दिन से तुम्हारा दुनिया बदल जाएगा, ये समझ लो। दुनिया बदल जाएगा मतलब तुम्हारा पढ़ने में, एक फैमिली में रिस्पेक्ट, प्लस पढ़ने में एक अलग सा फील होगा कि कुछ मुझे मिल गया। ये एक एक दिन का जो छोटा छोटा बात है ना, ये ऐड होते जा रहा है, जो तुम्हारे रिवीजन टाइम में भी हेल्प करेगा, एग्जाम हॉल में भी हेल्प करेगा। समझ गए? इसीलिए ट्राई करो कि जो चीज जब सुनते हो ना तभी याद कर लेने का। समझ गए? तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, उसको तुम पीपी बोल दियो उस मशीन को। अब तुमको वो जो है ना पीपी, वो जो मशीन है ना, वो बेनिफिट भी तुम ही को देता है, ठीक है, उस मशीन से जो लाभ होता है वो तुम्हारा ही होता है। लेकिन हम तुमको बोले वो मशीन खरीदे कितने में, तुम बोल नहीं पा रहे हो। हम बोले कितने में खरीदे, बोलो, किसी को नहीं बोलेंगे। तुम बोली ना, आ रहे थे सर, जा रहे थे यहाँ से, देखिए पूरा सुनसान रोड है, एक गाड़ी जा रहा था, उससे एक मशीन गिर गया, उसको हम लोग भैया गिर गया बोले, वो स्पीड में चला गया, हम रख लिए। तो रखने के बाद तो स्टार्टिंग का तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि वो तुम देख भी पा रही हो, 1 साल से ज्यादा भी चलेगा, तुम्हारे प्रोडक्शन में हेल्प भी कर दिया। मान लो एक आदमी गाड़ी पर जा रहा था और इलेक्ट्रिक वाला ओवन गिर गया, तो तुम देख भी पा रही हो, 1 साल से ज्यादा हेल्प भी करेगा, तुम्हारी मम्मी को खाना बनाने में वो हेल्प भी कर रहा है इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, पीपी तुम बोल भी दी। जस्ट हम तुमको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। उसके बाद तुमको उसका बेनिफिट मिल रहा है रिकॉग्निशन कंडीशन में, लेकिन क्या तुम उसका कॉस्ट बताने में सक्षम हो? नहीं बताने में सक्षम हो, तब तुम उसको पीपी नहीं दिखा सकते हो। पीपी अपने बुक में लिखने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, जिसमें दूसरा कंडीशन है कि तुम्हारे पॉकेट से उसके वजह से पैसा गया हुआ होना चाहिए, तब तो तुम एसेट्स को घटाओगे कैश बोल करके, और एसेट्स में ही उतना रुपया दिखा दोगे, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा।
अगर दोनों ही घटाना और बढ़ाना दोनों बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा तो मैच कर जाएगा, समझ गए। या नहीं तो अगर बढ़ाओगे एसेट साइड को तो लायबिलिटी साइड को भी बढ़ाओ। तुम किसी से उधारी में कोई सामान खरीदते हो एसेट्स, तो तुम एसेट साइड में उसको दिखाएं, लायबिलिटी साइड में भी उतना ही अमाउंट दिखा दे क्रेडिटर में, तो तुम्हारा बैलेंस शीट मैच कर गया। इंपैक्ट होगा ही नहीं ना अगर कॉस्ट नहीं। तुम क्या बोलोगे, रास्ते में गिरा हुआ मिल गया फ्री सामान, तो इससे घटाओगे किसको, बढ़ तो गया एसेट्स, घटाओगे किसको। इसीलिए बैलेंस शीट प्रॉपर बनना चाहिए, कोई झमेला नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर उसका कॉस्ट नहीं पता है तो तुम उसको पीपी अपने बुक में नहीं लिख सकते हो, समझ गए। तो याद हो गया। चलो अब जो है हम लोग थोड़ा सा और क्या है क्या कुछ थोड़ा सा और नीचे का एक बार और देख लेते हैं। बोल रहा है यही हम जो तुमको लास्ट डे बताए थे ना कि पीपीई को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, पीपीई शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इफ पीपी हैज बीन अक्वायर्ड और सेल्फ जनरेटेड। अगर पीपी हम लोग खरीदे हैं या खुद जनरेट किए तो उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। अब तुम बोलोगे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट डे तुमको इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना बताए थे कि इन्वेंट्री का कोई भी दाम है उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बताए थे ना। कैश डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं, ऐसी अनु बताओ तुम, कैश डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं वो बताओ। होगा। तुम बहुत अच्छे से पढ़ो और सोच के जवाब दो, भले ही तुम मत बोलो हमको याद नहीं है, लेकिन जवाब मत दे दो, सोचो कैश डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यू आर राइट, तुम सही हो। क्योंकि कैश डिस्काउंट जनरली सब अवेल नहीं कर पाएगा, समझ गए। जिसके पास पैसा होगा वही टाइम पे करेगा। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि कैश डिस्काउंट भैया आप अमीर लोग के लिए है, अपने पास ही रखिए, मिलेगा उसका बेनिफिट है, समझ गए। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, हम तुमको बताए थे, प्लस हर वो खर्चा जिसका क्रेडिट नॉट अवेलेबल है या नॉट रिफंडेबल है उसको खर्चा में कंसीडर कर लो। और उसके बाद डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑन पीपी टू मेक इट रेडी फॉर यूज, यानी उस पीपी को मान लो तुम कोई एक मशीन चांदी में खरीदे, ठीक है, खरीद लिए, चांदी में खरीद लिए, वो दुकानदार बोला भैया 10% का डिस्काउंट है, वो तो सबके लिए है, तो 10% माइनस करके तुमको दिया, तुम भी माइनस कर सकते हो, जो सबके लिए माइनस होगा वो तुम्हारे लिए भी माइनस होगा, माइनस कर दिए। तो 1 लाख का सामान था, मशीन 10% डिस्काउंट 90,000 में, तुम घर वहां से लेके निकले ही कि वो बोला भैया इसमें टैक्स है 10,000 रुपए का, जिसका क्रेडिट आपको सरकार दे देगा, आप क्लेम कर लीजिएगा, मिल जाएगा क्रेडिट, और तुम्हारे पास जीएसटी नंबर भी था, जीएसटी नंबर होने से ही तुमको क्रेडिट मिलेगा। तो तुम बोले अच्छा ठीक है, तब तो 80,000 ही कॉस्ट पड़ा। फिर गवर्नमेंट बोला 5,000 का एक ऐसा कस्टम है, क्योंकि ये चाइना से आया है, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा, जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तुम बोले तब तो वो एडेड ही रहने दीजिए, वो तो मेरे पॉकेट से लगा, मुझे मिलेगा भी नहीं, तो 80,000 तुम्हारे लिए अभी तक कॉस्ट है। वहां से लेके निकले, अब क्या क्या खर्चा ऐसा हुआ जो तुमको उस मशीन के यूज करने तक में खर्चा कर देना पड़ा। वहां से एक गाड़ी पे लोड किए, गाड़ी भाड़ा तुम दिए, लोडिंग चार्ज, यहां आए अनलोडिंग चार्ज, लेबर जो ये काम किया, या लेबर जो पूरा तुम्हारा यहाँ पे बैठ के सेटअप किया वो किया, किसी इंजीनियर को बुलाए, उसको बोले भैया रिसर्च करके बताओ, थोड़ा टेस्ट वेस्ट करके बताओ सही से चल रहा है कि नहीं, चलना शुरू किया, पता चले किसी का हाथ काट दिया, ठीक है, तो तुम पूरा टेस्ट करके बताओ। तो उसको रेडी फॉर यूज में लाने से पहले तक जितना खर्चा लगा सब जोड़ दो, समझ गए। क्योंकि वो अगर मशीन रेडी नहीं होगा तो मशीन कमा के क्या देगा, सरकार को टैक्स क्या मिलेगा। इसलिए सरकार बोला एक बार रेडी होने तक जो खर्चा है सब तुम कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सब ऐड कर दिए, प्लस अगर, अब मेरा बात सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम किसी से लोन लेकर के वो मशीन खरीदे, अब वो लोन का तुम इंटरेस्ट भर रही हो, तो सरकार अगर तुमको वो इंटरेस्ट का अमाउंट पीपीई में जोड़ने ही नहीं देगा तो तुम डर के मारे लोन ले, मतलब लोन ही नहीं लोगे। अब अगर लोन नहीं लोगे तो तुम एसेट्स खरीदोगे कैसे, और खरीदोगे ही नहीं तो सामान प्रोड्यूस कैसे होगा, और प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको बेच के तुम फायदा कमा के प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स कैसे दोगे। इसलिए सरकार बोला कि तुमसे प्रॉफिट पे मेरे को टैक्स लेना है, तुम कुछ भी करो, प्रॉफिट लाओ, मेरे को टैक्स दो। इसलिए सरकार बोला कि उस प्रॉफिट को कमाने का मेन जड़ है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम लोन भी लो, उसका इंटरेस्ट जो पे करोगे उसको भी तुम पीपीई के कॉस्ट में जोड़ देना, समझ गए, क्लियर है। तो अब तुम समझ गए ना, अब किसी सम्स के थ्रू बताते हैं, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, रुको बताते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। इंस्टॉलेशन, देखो यहां पर बोल रहा है लाइक इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कंसल्टेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन एक्सेट्रा। मान लो तुम किसी को बोले कि भैया तुम मुझे गाइड करो तो कि मेरे को कौन सा मशीन खरीदना चाहिए, ठीक है, क्या पता तुम्हारे पास कोई नॉलेज ना हो मशीन का, तुम तो पूछते ही हो लोगों से। हम लोगों को कोई फोन खरीदना होता तो यूट्यूब पे जाते, सर्च करते किसका कैमरा अच्छा है, किसका क्या है, एक तरह से कंसल्टेंसी ही तो ले रहे हैं। मगर इस तरह का मशीन का जानकारी जो है अगर किसी के पास यूट्यूब पे ऐसे नहीं है तो तुम किसी से पूछे, वो बोला हम 10% या हम 1,000 रुपए लेंगे तब बताएंगे, तुम उसको जो पे किए वो तो तुम अपना बिजनेस करने के लिए ही पे किए, तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। चलो इंस्टीट्यूट का मटेरियल से करते हैं इलू नंबर 1। हाँ, बोल रहा है यहां पर कि एंटिटी ए, ये कुछ उतना खास क्वेश्चन नहीं है, बोल रहा है एंटिटी ए अ सुपर मार्केट चेन, इट्स रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर, द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट्स आफ्टर द रेनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट।
आगे तुमको बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज प्लानिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ remodeling and expectations of a 15% increase in sales resulting from the store renovation which will attract new customer. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. देखो मेरी तरफ देखो, तुम्हारा एक छोटा सा चाय का, तुम्हारे पापा का एक जो है वो सैलून का दुकान है, ठीक है। अब तुम्हारे पापा सोचे ना कि बगल वाला जो दुकान है ना, मेरे दुकान में जो आदमी आकर के बैठ के ये करवाता है मतलब बाल, उसमें तुम्हारे पापा दुकान में रियली बता रहे हैं बहुत भीड़ रहता है, हमेशा 7-8 आदमी बैठा रहता है। तुम्हारे पापा सोचे कि बगल वाला जो दुकान है ना उसको भाड़ा पे ले लेते हैं और उसको तोड़ करके वहां एक छोटा सा चाय का दुकान खोल देते हैं कि जो यहाँ वेट करेगा ना, मेरे पास वेट मत करो भाई, बैठ बैठ के भीड़ मत लगाओ, वहां चाय पियो, और वहां भी उनका अपना ही दुकान है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट तुम्हारे पापा के जो सैलून है उससे पैसा कमा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो लालची है। गवर्नमेंट चाहेगा कि ये जितना ज्यादा बिजनेस करे, इनके पास दिमाग बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा बिजनेस करे मेरे को टैक्स दे। तो तुम्हारे पापा बगल वाले इसके लिए रूम के लिए बोले कि देखिए मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, उसको पूरा रेनोवेट करेंगे तब तो 2 आदमी आके बैठेगा, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे ये बैठिए, पंखा नहीं है कुछ नहीं है तो 5 लाख रुपए। गवर्नमेंट बोला वो 5 लाख रुपए तुम खर्चा दिखा सकते हो, अपना प्रॉफिट में जो होगा ना उसमें तुम पीएल के डिविडेंड 5 लाख रुपए खर्चा दिखा देना कि हम एक नया रिनोवेट किए, कुछ नया कस्टमर को पाने के लिए, कुछ नया फायदा कमाने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट देखता है कि एक ही बार खर्चा दिखाएंगे तो ये, उसके बाद तो हर साल इनके प्रॉफिट पर टैक्स हम कमाएंगे ही। तो तुम क्या क्या एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो अपने पीएल के डेबिट में, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। तो तुम क्या वो खर्चा दिखा सकते हो जो तुम्हारा एक बिजनेस है और एक और पास में उसको साफ सुथरा करके एक नया कुछ खोलना चाह रहे हो, उसमें जो खर्चा लगेगा वो तुम दिखा सकते हो, जबकि ये धंधा तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो, तुम कर सकते हो। तो बोल रहा है कैपिटलाइज और नॉट का मतलब है उसको खर्चा में दिखा सकते हो कि नहीं। कैपिटलाइज और नॉट का हिंदी है खर्चा में दिखा सकते हो कि नहीं। तो तुम उसका आंसर है यस दिखा सकते हैं, बिकॉज इससे सेल बढ़ेगा ना हम लोगों का, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलू नंबर नेक्स्ट। अच्छा देखो, ये भी बहुत सिंपल है, अभी तुम लोगों को बताया ही है। बोल रहा है एंटिटी ए हैज एन एक्साइटिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट intends to knock down and redevelop. During redevelopment period, the company will move its production facilities to another site. The following incremental cost, नहीं ये नहीं हो सकता है। रीलोकेशन का जो खर्चा होता है ना, मान लो तुम्हारे पापा अभी बड़ा बाजार में दुकान कर रहे हैं, ठीक है, और वो सोचे कि वहां से उठा करके दुकान को थोड़ा सा और बड़ा बाजार से तो उससे ज्यादा तो स्पॉट और नहीं हो सकता है। मान लो तुम्हारे पापा वहां से उठा करके और एकदम जो ये है सत्यनारायण मार्केट है, सत्यनारायण पार्क है, वहां पर लाने का कोशिश करेंगे। तो वहां से यहाँ उठा करके जो गाड़ी का लोड वोड करने में जो उनका खर्चा लगा, वो बोलेंगे हम वो दिखाएंगे। तो गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट लालची है मगर गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा धंधा तो आपका पहले भी वही दुकान था एक ही, और उसी को उठा के यहाँ लाए, कोई नया खोलिए तो उसका खर्चा दिखा सकते हैं, लेकिन वही दुकान उठा के यहाँ से लाए तो मेरा क्या फायदा है। गवर्नमेंट बोलेगा मेरा तो कोई फायदा नहीं है, पहले वहां करते थे यहाँ करते थे। तो इसका जितना भी तीनों खर्चा है मेरे हिसाब से इसको नहीं दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में बोला है कि ये कुछ जो खर्चा किया है कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, यही बोला है ना, कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलू नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा सभी सब्जेक्ट में। लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे
कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे। आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सीए इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विथ 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विथ हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं, विथ प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, मुझे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलू नंबर जो 3 है वो पढ़ते हैं। इलू नंबर 3 में बोल रहा है, एक एक करके इसका खर्चा नोट करते जाएंगे। इलू नंबर 3 बोल रहा है कि ओमेगा लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड विथ अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी व्हिच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 मंथ टाइम। एक ओमेगा लिमिटेड है जिसने एक मशीनरी को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया अपने सप्लायर के साथ। ठीक है, जिसको उस सप्लायर ने बोला कि हम 3 महीना में आपके फैक्ट्री में आके इंस्टॉल कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, स्पेशल foundations were required for the machinery which were to be prepared within the supply
लीड टाइम। देखो अब बोल रहा है कि जब कोई मशीन हम लोग लाते हैं ना तो वहां का जमीन को कोरना पड़ता है, वहां पूरा पिलर देना पड़ता है, पिलर में पूरा वो निकला रहता है नट वाल्टू, उस पर मशीन को रखते हैं और फिर नट वाल्टू से तेजी से टाइट करते हैं, क्योंकि मशीन चलता है तो बहुत वाइब्रेट करते रहता है। तो उसके लिए तो फाउंडेशन बनाना था ना वो जगह, समझ में आई। लैपटॉप तो नहीं है कि यहाँ रख दिए फिर वहां भी रख दिए, वो तो बहुत बराबर, जैसे आटा का ही चक्की है, कभी देखना कितना हिलते रहता है, तो उसको वहां का मिट्टी कोड़ा जाता है, वहां बहुत बड़ा पिलर दिया जाता है, उससे पूरा निकला रहता है नट वाल्टू, उसको पूरा बिठा के टाइट किया जाता है कि वो हिले ना, समझ गए। तो इसलिए उसके लिए एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा लीड टाइम के अंदर। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, और उस फाउंडेशन को बनाने के लिए 1,40,000 लगेगा। वेरी गुड, ये तो अच्छा खर्चा है, होना चाहिए। These activities were supervised by the technician during the entire period who is employed for the purpose of 45,000 per month। ये बेचारा पर मंथ का 45,000 रुपया लेता है, और एक आदमी वहां पर, एक आदमी चाहिए जो सच में देख करके ये काम करवाए, आसमान से थोड़े ना टपक के कोई करवा देगा, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। और 3 महीना में वो इंस्टॉल होगा, तो 3 महीना का 45,000 इंटू 3, 1,35,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना में मशीन इंस्टॉल होगा ना, तो 3 महीना तक के अंदर वो साइट प्रिपेयर करेगा। तो 1 महीना का 45,000 लेगा, तो 3 महीना का इंटू 3 कर देना। मशीन का कॉस्ट है 1,58,000, ये भी आएगा भाई, और 1,40,000 तो तुमको बोल ही दिया साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, एंड 50,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ये भी आएगा। ये भी तो अच्छा कॉस्ट है, क्योंकि उस मशीन को ला करके अपने दुकान में स्टार्ट करने तक का जो खर्चा है सब आए। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट किए टू सुपरवाइज मशीनरी इंस्टॉलेशन एट। देखो हर चीज के लिए, एक जैसे घर बनाओगे तो इंजीनियर आके बोलते हैं ना यहाँ वॉशरूम दीजिए, यहाँ हॉल दीजिए, यस यहाँ एंट्री दीजिए, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद वो मिस्टेक तुमको 100 साल तक झेलना पड़ेगा। इसलिए कोई आर्किटेक्ट आया, बोला यहाँ मशीन दीजिए कि यहाँ बोर्ड रहेगा, यहाँ लोग एंट्री करेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, साइड में आप ये बना सकते हैं, तो उस आदमी को बुला के 30,000 रुपया पे किए, ये भी जरूरी ही था। इसीलिए ये सारा खर्चा को जोड़ करके जो आया यही मशीन का कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सारा खर्चा वही है, तुम देख ना एक एक करके वही खर्चा को नीचे रखा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इलू नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। बोल रहे एंटिटी ए विच ऑपरेट अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट हैज अक्वायर्ड अ न्यू स्टोर लोकेशन एंड, अच्छा न्यू स्टोर लोकेशन है तब तो ये कैपिटलाइज होगा ही। ठीक है, रुको रुको मुझे देखने दो क्या बोल रहा है। न्यू स्टोर लोकेशन, द न्यू लोकेशन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रेनोवेशन एंड एक्सपेंडिचर, रेनोवेशन एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट द रेनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 मंथ ही रहेगा। देखो मेरा बात सुनो, जनरली कोई भी खर्चा 1 साल रहना चाहिए, समझ गए। अगर ये 3 मंथ ही रहेगा, मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट, सैलरीज ऑफ स्टाफ who will be preparing the store before its opening and related utilities cost. What will be the treatment of such expenditure? अब तुम बोलोगे यहां पर कहीं 12 मंथ नहीं दिए हैं क्या? आंसर है, बोल रहा है मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर to the condition necessary for it is capable of operating and manner intended by the management. The supermarket cannot be opened without incurring a remodeling cost and the expenditure should be considered as a part of assets. However, if cost of salaries, utilities, store go down are in the nature of operating expenditure and that will be incurred in the supermarket when open, the cost are not necessary to bring the conditions. अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, इसको 2 पार्ट में बांट दिया आंसर को। इन लोगों का कहना है कि आप एक जो है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट द रेनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग द मार्च। अच्छा ठीक है, देखो हम बताते हैं यहां पर क्या क्या खर्चा है। एक है तुम्हारा सैलरी का खर्चा, सैलरी का खर्चा ये हमेशा देना पड़ेगा, या जब तक रेनोवेशन होगा 3 मंथ में तब तक उस आदमी का सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या खर्चा है, उसके बाद सैलरीज के अलावा जो खर्चा, जैसे देखो जो मशीन के बनाने के पीछे जो खर्चा लगा या सुपरमार्केट के बनाने के पीछे जो खर्चा लगा वो तो लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन रेनोवेशन पीरियड 3 मंथ रहा, या किसी को आप सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, वो उसी पीरियड के लिए सिर्फ देंगे जब तक वो रेनोवेट हुआ। तो ये सब खर्चा जो है वो ऑपरेटिंग नेचर का है। ऑपरेटिंग नेचर का मतलब होता है कि जब तक काम वहां ऑपरेट हो रहा था वो काम तभी तक उसको देंगे। अब तुम्हारा घर 3 महीने में बनकर तैयार होगा तो 3 महीने ही वहां ऑपरेशन का काम चला, यानी ऑपरेट किए लोग, तो 3 महीने के लिए जो है 1 साल से कम है नहीं लेंगे। लेकिन वो घर एक बार बन गया तो वो तो लंबा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने 2 पार्ट में बोला कि देखिए जो जो यहां पर सुपर मार्केट बना है और रीमॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, इसको तो कैपिटलाइज कर लेंगे, इसको एक एसेट्स मान लेंगे, लेकिन जो सैलरीज या यूटिलिटीज या स्टोरेज ऑफ गुड्स का के लिए उसको पे किए, इसको ऑपरेटिंग नेचर का हम लोग मानते हैं, और ये हमारा जो है एक्सपेंस्ड ऑफ हो जाएगा, यानी ये पीएल में चला जाएगा, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको एसेट्स के दाम में ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया, समझ में आया तुमको रोहित? चलो इलू नंबर 5, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड इन द स्टार्टअप पीरियड। बोल रहा है कि एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स attractions, tickets are sold
at a 50% discount during this period, and operating capacity is 80%. The official opening day of the amusement park is 3 months. 3 months later, the management claim that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the conditions capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. Comment. ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इसका तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दिया ना, जैसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला तो वो कैपिटलाइज नहीं होता है, समझ गए? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होता है, समझ गए? कंस्ट्रक्शन के पीछे जो कॉस्ट लगा वो कैपिटलाइज होता है। तो यहां पर बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज। हमेशा याद रखना है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारा एक खर्चा है जो मुझे डे टू डे ऑपरेशन करने में काम आता है। मान लो तुम्हारे पास 10 वर्कर है, अब तुम 10 वर्कर को बोले कि यहां का बिल्डिंग बनाओ, 2 महीना में बना दिया। अब वो 10 वर्कर को उठा के लेके चले गए, बोले अब तुम चिनार पार्क में बनाओ, वहां भी 2 महीने में बना दिए। तो यहाँ के बिल्डिंग में उस 10 वर्कर का सैलरी इंक्लूड नहीं होगा, समझ गए? कहने का मतलब है कि वो पहला बात तो वो 1 साल से कम है और वो उसके ऑपरेशन नेचर में आ रहा है कि वो सब जगह अपना ऑपरेट करके काम कर रहा है, समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन के पीरियड का है या जो एक ऐसा है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा और वो उसी एसेट से रिलेटेड खर्चा हो रहा है 1 साल से ज्यादा तक के लिए, वही हमारा इंक्लूड होगा, समझ गए? ओके। लेकिन उसके अलावा जो ऑपरेटिंग नेचर का कॉस्ट है वो पीएल में ही राइट ऑफ होगा, ठीक है? अगला पेज में भी वो लोग यही बोला है कि ऑपरेटिंग नेचर का जो है वो हमारा एक्सपेंस, सबसे लास्ट लाइन बोला शुड बी एक्सपेक्टेड एज एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। एक्सपेंस्ड का मतलब होता है जिसको पीएल में दिखाना है। आगे बढ़ते हैं, इलू नंबर 6। इलू नंबर 6 बोल्ड एट कंसिडरेशंस रिसीव्ड कंप्राइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी एसेट्स। सुनो, एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड with a book value of 10 lakhs for cash of 20 lakh and plant and machinery valued at 25 lakh. What will be the measurement cost of assets received? ठीक है, रुको हम बताते हैं। ऐसे देखो ना कि तुम जो है, तुमको हम लोग को क्या मिला, हम लोग का एक लैंड गया, ठीक है? मतलब हम लोग को बदले में क्या मिला, हम लोग को 20 लाख मिला और प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख का मिला, जबकि हमारा लैंड 10 लाख का गया, ठीक है? तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 35 लाख का। इसी को एक्सप्लेन करके लिखना है कि एक एंटिटी है जो अपना 10 लाख का लैंड दिया, बदले में उससे 20 लाख रुपए कैश भी लिया और 25 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी भी लिया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जो आया व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और जो पीएल जो प्रॉफिट है उसको रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, ठीक है? तो एक जर्नल के थ्रू भी बताया जा सकता है। सेम है इसके बाद वाला क्वेश्चन जो कि आप लोग कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, जो 8 नंबर है वो बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट या इंस्पेक्टेड was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। बोल रहा है कि de-recognition of carrying amount occurred regardless of whether the cost of previous part या inspection was identified in the transaction in which item was acquired or constructed। बोल रहा है कि कुछ ऐसा इसका प्रीवियस पार्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, लेकिन उसके कॉस्ट में वो जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक एसेट्स हम लोग खरीदे, ठीक है, और उस एसेट से रिलेटेड कोई एक और एसेट्स अपने को मिला, लेकिन वो 2 एसेट्स में किसी एक ही का दाम मुझे पता है, दूसरे का नहीं पता है, और मेरे को दोनों का टोटल करके बताया गया, तो हम दूसरे वाले का जो एक एक्सपेक्टेड प्राइस होगा ना वो माइनस करके बोलेंगे, उसको डी रिकॉग्नाइज करके बोलेंगे कि जो रिमेनिंग जितना का मेरे को एग्जैक्ट पता है और जितना की वजह से मेरे पॉकेट से गया है पैसा, सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कैरिंग अमाउंट से हम उस पार्ट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है, जिसका जो पार्ट्स मेरे लिए आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इलू नंबर 9। ऐसे ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर फिर भी एक बार करवा देते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट विल बी इन द आंसर इन द अबव क्वेश्चंस, ठीक है? इफ इट इज नॉट प्रैक्टिसिएबल फॉर एन एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस्ड पार्ट और इंस्पेक्शन। बोल रहा है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक रेडियो है, हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है, और उसके जगह हम एक कोई ऐसा ले लिए, जैसे हम एक आता है ना इन लोगों का सारेगामा का एक रेडियो जो सुनने वाला, ठीक है, हम वो भी ले लिए, मेरे पास सेकंड हैंड था, हम किसी से सेकंड हैंड ही सारेगामा का रेडियो ले लिए, ठीक है? तो मेरे को नए वाले का जो है ना वो कैरिंग अमाउंट नहीं पता है कि आज के डेट में उसको कितने दाम पर दिखाया जाए, कितने साल वो यूज कर लिया, मेरे को नहीं पता है, समझ गए? उसका क्या दाम है, पिछले वाले का पता है। तो बोल रहे हैं कि इट में बी द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन एज अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट the cost of replaced part या existing inspection component was when the item was acquired or constructed। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि जब ये सारेगामा वाला कोई आदमी नया खरीदा होगा
तब से लेके कितना साल यूज किया है उससे साल पूछ लिए, और उसके उस कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करते करते हम लोग वहां पहुंच जाएंगे जब वो मेरे को बेचा है, तब हम बोलेंगे अब इतने का ही ये बचा हुआ है। मान लो कोई आदमी 5 साल यूज करके दिया और 10% डिप्रिसिएट हो रहा है रेडियो, तो 1 लाख का अगर रेडियो था फॉर एग्जाम्पल, तो अभी 50,000 का ही बचा है। समझ गए? तो ये हम लोग को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कोई उतना खास नहीं है एग्जाम के एंगल से, मगर इसके लास्ट में जो है चैप्टर के लास्ट में वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, इलो नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन्स अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल सिटीज। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर लोकेटेड इन अ इंडस्ट्रियल जोन, whereas the office building are in the central business district of the cities. Entity A management want to apply the revaluation model as per the AS10 to the subsequent measure of the office building, but continue to apply as a historical model of the industrial building. तुमको एक एग्जांपल से बताते हैं। देखो तुम हम लोग का दो बिल्डिंग है, ठीक है, एक है, अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन ये फाइनल में भी है। हम लोग का दो बिल्डिंग है, एक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और एक है हम लोग का ऑफिस का बिल्डिंग। ठीक है, तो दोनों बिल्डिंग में हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं उसको बुक में दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट सोच रहा है कि हम किसी एक बिल्डिंग को, जैसे ऑफिस बिल्डिंग को, हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाएंगे या सब्सिक्वेंट रीमेजर पे दिखाएंगे, और एक जो पहले से हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे दिखा रहे थे वही दिखाते रहेंगे। क्या वो दो अपने अलग अलग एसेट्स को अलग अलग मेथड पे दिखा सकता है? जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का होता है कि उसका जो कॉस्ट है उसी पर डिप्रिसिएशन माइनस करके जो आज के डेट में बचा हुआ है वो दिखा देना, और रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है कि कोई उस एसेट्स का आज के डेट में क्या वैल्यू है वो जानना और उसको उस पर रिकॉर्ड करना। क्या ये दोनों एसेट्स में अलग अलग कर सकता है? तो यस कर सकता है। अगर ऐसा वो कर सकता है, मेरे हिसाब से बोल रहा है कि यहां पर ऑफिस बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल अलग है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से, उसका फंक्शन, नेचर और उसका लोकेशन ये तीनों ही अलग हैं। समझ गए? तो मान लो कि ये रिमोट है और ये पेन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? अच्छे से सुनो, ये रिमोट है और ये पेन है, इस दोनों को हम 5 साल पहले खरीदे थे और इसको हम डिप्रिसिएशन माइनस करते करते आज के डेट में कैरिंग वैल्यू पर लिख रहे हैं, उसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब मेरा मन किया कि यार इसका तो दाम बहुत मार्केट में बढ़ गया, इसको हम कैरिंग वैल्यू पे मान लो 26 रुपए दिखाएं और इसको मान लो कैरिंग वैल्यू पर हम 13 रुपए दिखाएं डिप्रिसिएशन माइनस होते होते, हम इसको बोले कि हम इसको तो 13 पे ही दिखाएंगे। ठीक है, इसका रिवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं मार्केट में कितने में बेचता है, मतलब बिकता है। मान लो 26 रुपए अभी दिखा रहे थे, मार्केट में जैसे बेचने के लिए गए ना 450 दाम हो गया इसका, क्योंकि ये बहुत ओल्ड चीज है। बहुत सारा ऐसा ओल्ड चीज होता है जिसका मार्केट में दाम बढ़ रहा होता है लेकिन हम उस टाइम में खरीदे जिसकी वजह से हम डिप्रिसिएट करके कम दिखा रहे हैं। तो मुझे रीवैल्यूएशन पर इसको दिखाना है क्योंकि मेरा एसेट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, एसेट साइड में ज्यादा दिखेगा, तो जो कस्टमर है वो शेयर होल्डर है वो अट्रैक्ट होगा, वो बोलेगा भैया इनके पास तो बहुत सारा एसेट्स है, हम कुछ एसेट्स खरीदे नहीं, हमको एसेट्स खरीदे नहीं, एग्जिस्टिंग एसेट्स का ही थोड़ा सा दाम मार्केट के हिसाब से शो कर दिए। तो क्या हम दो एसेट्स में किसी एक को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही आगे लेके जा सकते हैं और दूसरे को रिवैल्यूएशन पे लिख सकते हैं? तो बोल रहा है लिख सकते हो जब इसका नेचर अलग हो, ये एसी को ऑन करता है, ये लिखने में काम आता है। दूसरा, इसका लोकेशन अलग हो, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा जाता है, इसको कहीं भी रख सकते, इसको कहीं भी रख सकते, जरूरी नहीं है एक ही जगह रखना, जैसे टीवी और रिमोट तो नहीं है कि एक ही जगह रखना पड़ेगा। समझ गए? और तीसरा है कि उसका नेचर, उस फंक्शन और नेचर एक तरह का यही समझ लो, दोनों अलग है तो, और लोकेशन अलग है तो आप दोनों उसको अलग अलग शो कर सकते हो। इसको पढ़ लेना, ये लोग वही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट है तुम्हारा, कितना नंबर पेज है? नेक्स्ट 48। बोल रहा है कि एंटिटी ए हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कैपिटलाइज्ड in the year until the following years but provide for full year's depreciation in the year of disposal of an asset. Is it acceptable? नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ अ टेंजिबल एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर अ यूजफुल लाइफ। ठीक है, बोल रहा है कि क्या हम इस एसेट्स को खरीदें और इसको 10 साल यूज करेंगे तो 10 साल हम इसको जितने में खरीदे उतने ही दाम पर दिखा रहे हैं और 10वें साल एक ही बार सीधा जीरो कर सकते हैं कि या हर साल मुझे थोड़ा थोड़ा करके डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिखा के घटाना पड़ेगा? तो हर साल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, वही है। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, चलो ये हम एक बार बताते हैं। 1 लाख का हम एक एसेट्स खरीदे, अच्छे से सुनो, 10 साल यूज होगा तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करके हर साल हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे, रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम लोग 4 साल यूज कर लिए, मतलब 2001 में खरीदे, 2001, 2, 3, 4 4 साल यूज कर लिए तो 40,000 तो घट गया। तो अब ये बेचारा बचा है 60,000 का। कैसे 60,000 आया? 1 लाख में से 40,000, और 40,000 कैसे आया? 10,000 करके पर ईयर डिप्रिसिएशन, तो 4 ईयर का 40,000, तो माइनस करके 60,000 का बचा हुआ है। तो हम शुरू में सोचे थे कि, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, हम शुरू में सोचे थे कि ये जो पेन है ना 1 लाख रुपए का और 10 साल चलेगा तो 10,000 करके हर साल डिप्रिसिएट होगा। और 4 साल जैसे ही बीता और जब इसका 60,000 रुपया वैल्यू था
तो हम ये सोचे कि अरे यार ये तो अब जबकि तब से 6 साल और चलना चाहिए ना, 4 ही साल तो बीता है, तो 6 साल तो और चलना चाहिए ये। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, ये अब और 4 ही साल चलेगा। तो जो उस दिन का, तब हम 1 लाख डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे, उस दिन जो इसका WDV है यानी 60,000 रुपये उसका उस दिन वैल्यू था, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब इसका लाइफ चेंज हो रहा है, तब से जितना अब उसका लाइफ बचा हुआ और तब जो WDV है, WDV को लाइफ से डिवाइड कर देंगे, यानी 60,000 डिवाइड बाय 4 करके जो आएगा 15,000 ही पर ईयर डेप्रिसिएशन लिखना है। क्लियर है, समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्या नाम है, MCQ के लिए है। समझ में आ रहा है रोहित? ठीक है। एंटिटी बी constructed a machine for its next illustration करवा रहे हैं for its use. Construction is completed on 1st November 2001 but the company does not begin to using machinery till इतना। ठीक है, बोल रहा है कि एंटिटी, देखो अब तुमको बोल रहा है कमेंट करने के लिए कि डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा। तो देखो जब से ये रेडी फॉर यूज हो गया ना, तभी से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये नहीं कि आप जो है उसको जो है बोल रहा है कि द फैक्ट दैट मशीनरी वाज नॉट यूज्ड इन द पीरियड आफ्टर इट वाज रेडी टू बी यूज्ड इज नॉट रेलेवेंट इन कंसीडर। देखो कोई एक एसेट्स है, तुम उसको खरीद के घर में लेकर के आ गए, ठीक है, रेडी फॉर यूज है, तुम यूज नहीं कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, रखे रखे भी सामान डेप्रिसिएट होता है। जैसे ही रेडी फॉर यूज वो होगा तभी से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, भले ही तुम यूज करना बाद में शुरू कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसका कॉस्टिंग है 10 लाख रुपया, जिसको हम खरीदे थे 2001 में, जिसका टोटल लाइफ मेरे को लगा था 50 साल। लाइकली टू बी सेल इन द प्रॉपर्टी, हम लोग ये सोचे थे कि कंपनी कंसीडर किया कि उसको 20 साल के बाद बेच देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स, 20 साल के बाद जो उसका रेसिडुअल वैल्यू बचेगा वो 10 लाख बचेगा या 9 लाख। दो केस है, 10 लाख एक केस में और केस 2 में 9 लाख बचेगा। तुमको बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो सबसे पहले तुम बोलोगे कि भाई company consider that the residual value based on the price prevailing at the balance sheet date will equal to the cost, therefore the no depreciation amount and depreciation correctly is 0। अब देखो मेरा बात सुनो, ये लोग ये कितने में खरीदा, 10 लाख का खरीदा। जब 10 लाख का सामान हो और उसका 20 साल के बाद भी रेसिडुअल वैल्यू 10 ही लाख हो, समझ गए, तो रेसिडुअल वैल्यू रहा ही क्या। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है जितने से उसका वैल्यू गिर गया और गिरे हुए वैल्यू पर जितने में बेच के मेरे को पैसा मिला। जब उसका जो स्टार्टिंग में कॉस्ट लगा था 20 साल बाद भी हम उतने ही पे बेच पा रहे हैं, तब कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ये याद रखना। और दूसरा 9 लाख है, अगर उसका वैल्यू गिर गया तो यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख, समझ गए। अब जो 1 लाख है, अब अगर तुम उसको मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 20 साल करोगे तो तुम्हारा पर ईयर के लिए तुम्हारा कितना आ जाएगा, बोलो 5,000 आ जाएगा ना। बोल रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन। अब देखो मान लो कि 1 लाख का सामान, 10 लाख का सामान 20 साल के बाद 9 लाख का हो जाएगा, तो इस 20 साल में 1 ही लाख से तो वैल्यू गिरा ना उसका, तो पर ईयर 5-5 हजार गिरा, यानी 5 पर ईयर का 5,000 का डेप्रिसिएशन है। क्लियर है, इजी लगा, हार्ड लग रहा है क्या रोहित? ये पेज नंबर है 5.51। ठीक है, मान लो 10 लाख का तुम कोई सामान खरीदे और 20 साल बाद भी वो 10 ही लाख का बचा हुआ, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। 20 साल बाद अगर वो 9 लाख का बचा हुआ है तो 1 लाख घट गया, तो 1 लाख पर ईयर कितना घटा, 1 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे 5,000 करके पर ईयर घटा, यही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, आगे डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन मेथड। बोल रहा है कि एंटिटी बी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूजेस ब्लेंडिंग मशीन्स in the production process. The output of the blending machine is consistent from the year to year and they can be used for different products. However, maintenance cost increases from year to year and new generation of a machine will with significant improvement over existing machine is available every 5 years. Suggest that the depreciation method to the management। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। इनका ये कहना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी अडॉप्टेड बिकॉज द प्रोडक्शन आउटपुट इज कंसिस्टेंट फॉर ईयर टू ईयर। जैसे ही बोला ना कि उसका आउटपुट कंसिस्टेंट है, हर साल जितना सामान बनाता है वो हर साल सेम ही बनाता है, तब यहां पर SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि SLM में ही डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम होता है। समझ गए। फैक्टर्स such as maintenance cost and technical obsolescence should be considered in determining the blending machine's useful life। ये नहीं है, बस SLM मेथड लगेगा, बस यही बताना था और कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटिटी ए कैरीड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक्स एट 2 लाख। ठीक है, ये अपने प्लांट एंड मशीनरी को दिखाया है 2 लाख पे। दीज वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर द एसेट्स। ये मतलब एक कंपनी है जो प्लांट एंड मशीनरी को 20 लाख रुपए का अपने बुक में दिखाया है, वो प्लांट एंड मशीनरी इसका जल गया आग में। ठीक है, द एसेट्स वेयर इंश्योर्ड, अब वो उस एसेट्स का इंश्योरेंस भी करा के रखा था। ओके,
न्यू फॉर ओल्ड, यानी हर पुराने चीज के लिए उसको न्यू एसेट्स मिल जाएगा, न्यू एसेट्स का दाम मिलेगा, ये वाला इंश्योरेंस करवाया था ये इंश्योरेंस कंपनी से। या तो उसको रिप्लेस कर देगा इंश्योरेंस कंपनी विद अ न्यू मशीन, एक न्यू मशीन के साथ रिप्लेस करेगा जिसका कॉस्ट है 20 लाख रुपया। अच्छा, द मशीन वेर अक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एज अ कैश कंपनसेशन, स्टेट हाउ एंटिटी ए अकाउंट फॉर द सेम। बोल रहा है कि एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द लॉस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, ऑफ मशीन। Entity A should separately recognize the receivable or a gain income statement from the insurance proceeds once the receipt is virtually certain। देखो बोल रहा है कि इसने एक 2 लाख का मशीन खरीदा, ठीक है, और उसके लिए इंश्योरेंस ये 20 लाख रुपए का करवा लिया था। तो जब जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख का इसको एक एसेट्स देना चाहिए, या तो उतना पैसा देना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया है तो इसको, वो जल गया तो उसका वैल्यू 0 दिखा दो, समझ गए, उसका वैल्यू 0 दिखा दो। और जब इंश्योरेंस कंपनी वो दे देगा, जब वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा कि ये दे देगा, तब उसको इनकम मान लेना। बस यही है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो यहां पर जो है बच्चा लोग, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये उतना हार्ड नहीं है, बस इसमें है कि ऐड होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बताओ, परचेज प्राइस ऑफ पीपीई ऐड होगा कि नहीं होगा। तुमको बोलना है परचेज प्राइस ऑफ पीपीई में क्या ऐड होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू पीपीई में क्या होगा, और कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द डिटरमिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई में क्या क्या आएगा। अब तुमको आइटम का नाम बोलेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉट रिफंडेबल टैक्स, ये ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी ऐड होगा, ये तुम्हारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं होगा, समझ गए, तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं होगा। कॉस्ट इनकर्ड वाइल एन आइटम ऑफ कैपेबल, मतलब हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या क्या कॉस्ट में ऐड होगा क्या क्या नहीं होगा वो बता रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 5.64, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं, ठीक है रोहित। ओके, क्या क्या ऐड होगा क्या क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट ड्यूटी जो नॉन रिफंडेबल है, जिसका रिफंड तुमको नहीं मिलेगा, वो लिए हैं। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, यानी एक एसेट्स को यूज में लाने तक का जो कॉस्ट लगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। अब कोई ऑपरेटिंग लॉस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्राउट इनटू द यूज और इट्स ऑपरेटेड एट अ लेस देन फुल कैपेसिटी। बोल रहा है कि कोई एक खर्चा किए जो उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किए। देखो तो इंस्टीट्यूट क्या किया है, इसका ऐड किया है कि नहीं वो बताओ, रुक जाओ। यहां पर इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि हम इसमें ऑपरेटिंग मैनर का बोल दिए, इसलिए जो ऑपरेटिंग मैनर का होता है वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। फिर ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो भैया वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, ये हम बताए ही थे। ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन एंड रीलोकेशन के पीछे जो कॉस्ट लगता है वो नहीं होगा। इंस्टीट्यूट का आंसर हम अभी देख के बता रहे हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हम बता ही दिए, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन हम बता दिए ये नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होगा बिकॉज ये ऑफिस का खर्चा है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी उसी क्वेश्चन के जैसा है, कौन सा कॉस्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा ये आपका होमवर्क है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से बताते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम एक 3000 लाख का एक मशीन खरीदे जिसका डेप्रिसिएशन पर ईयर 10% होगा, 10 साल इसका लाइफ है। तो जैसे ही 4 साल बीत गया हम मशीनरी को रिवैल्यू कर दिए 2700 लाख पर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इसका 5वें साल के एंड में कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर इसका 4 साल के बाद पता चला है तो ये 2700 डिवाइड बाई 6 कर दो, जो आएगा वही वो उसका डिप्रिसिएशन उस साल के लिए हो गया, और वो 2700 में से माइनस कर दोगे तो 5th ईयर के एंड में वो कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद जो आया रहेगा 2700 डिवाइड बाई 6 करके वही तुम उसमें से फिर से माइनस कर दो तो 6th ईयर का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया, तो कोई यही क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीनरी जो है इसको हम इतने में खरीदे, 2.5 करोड़ में खरीदे 5 ईयर्स पहले, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट 10% ऑन एसएलएम मेथड, यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 मशीन वाज रिवैल्यूड एट 3 करोड़, 3 करोड़ ही है ना, हाँ 3 करोड़ ही है, ठीक है। विद द surplus on revaluation being credited on revaluation reserve, depreciation was provided on the revaluation amount over the balance useful life of 8 years, ठीक है। machinery was sold in the current year for इतना, gives the accounting treatment for the above company's account, what will be the treatment if machinery fetch only इतना now, ठीक है। इसके आंसर को एक बार इंस्टीट्यूट के आंसर से समझाते हैं, ठीक है। रुको, सबसे पहले तो देखो हम वो एसेट्स को खरीदे थे 2.5 करोड़ में, 2 साल बीत गया है,
तो 10% के हिसाब से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके आज के डेट में ईयर 3 में बचा है ये इतने का, और इसको रीवैल्यू हम कर लिए हैं 3 करोड़ में। तो जो डिफरेंस है 1 करोड़ का, ये मेरा रिवैल्यूएशन गेन है। समझ में आया यहां तक? इंस्टीट्यूट का आंसर समझ में आ रहा है? ये मेरा रिवैल्यूएशन गेन है। अब उसके बाद बचते हैं, अगर हम उसके बाद देखें तो अब ये 8 ईयर्स और चलेगा, ठीक है। अगर ये 8 ईयर्स और चलेगा तो 3 करोड़ डिवाइड बाय 8 ईयर्स करेंगे, और मेरे को 5th ईयर के एंड तक पहुंचना है। 2 ही साल अभी बीता है, तो 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, यानी 3 साल का से मल्टीप्लाई करके 3 साल का डेप्रिसिएशन उस 3 करोड़ में से माइनस कर देंगे, तो 5th ईयर के एंड में 1,87,50,000 का वैल्यू बच गया, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि अगर हम उसको बेच देते हैं 1,12,50,000 पे, तो जो डिफरेंस है 75 लाख का, ये मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू था 1,87,50,000 का, बेच दिए 1,12,50,000 में, तो 75 लाख का मेरा लॉस है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो 75 लाख का इस केस में लॉस है, और 1 करोड़ का जो सबसे पहले आया था रिवैल्यूएशन गेन, उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां इस केस में 2 मेरा काम हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अगर हम उसको सिर्फ 42,50,000 पर हम उसको अगर बेच दें, तो मेरा उसमें से 1,87,50,000 में से 42,50,000 को माइनस कर दो, तो मेरा थोड़ा लॉस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ का जो मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस था, वो मेरा अभी भी रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर होगा। समझ में आया? दोनों कॉलम को एक बार फिर से समझाएं। जो मेरा ये था बच्चा लोग, पूनम, 2.5 करोड़ का जो मेरा एसेट्स था, क्या क्या, 2 करोड़ और 3 करोड़ का डिफरेंस, ठीक है। 2.5 करोड़ का सामान 2 साल का डिप्रिसिएशन होने के बाद 2 करोड़ का बचा, और उसको 3 करोड़ में बेच, उसका 3 करोड़ रिवैल्यूएशन हो गया, तो 1 करोड़ उसका वैल्यू बढ़ गया, जो रिवैल्यूएशन गेन में, रिटर्न अर्निंग में जाएगा। और वो 3 करोड़ में से अभी अगर 3 साल का और डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो बचेगा 1,87,50,000, ठीक है। अब अगर उसको तुम 1,12,50,000 में बेचोगे तो 75 लाख का तुम्हारा लॉस है, और 42,50,000 में बेचोगे तो 1,45 लाख का तुम्हारा लॉस है। लेकिन दोनों ही केस में 1 करोड़ जो है तुम्हारा जाएगा रिटेन अर्निंग में, जो रिवैल्यूएशन गेन है। समझ गए? अब 16 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है जो हम पहले तुम लोगों को करवाए हुए हैं, कि कौन कौन सा आइटम कॉस्ट में ऐड होगा। ये तुम लोग घर पे ट्राई करना, और उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना, ठीक है। 17 क्या है, रुको देखने दो। 16, 17 ये 2 कॉस्ट और 13, मतलब इसके बाद जो भी कॉस्ट है सब कॉस्ट ऐड करने वाला है। एक बार घर पे ट्राई करना, कोई दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, चलो।